हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और स्क्रीम सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट। इसका टाइटल है स्क्रीम 3 और ये मूवी आई थी 2000 में, यानी कि सेकंड पार्ट के 3 साल बाद। और ये फिल्म सेकंड पार्ट के 3 साल बाद ही बेस्ड है। इसे वेस क्रेवन ने ही डायरेक्ट किया है, लेकिन इसके राइटर केविन विलियमसन नहीं है। इसके राइटर है एरन क्रूगर। देखते हैं कि राइटर बदलने से फिल्म पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस फिल्म में भी हमारे सामने यही मिस्ट्री होगी कि असल में घोस्टफेस है कौन। देखते हैं आप में से कितने लोग सही गैस कर पाते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कई सारी डिटेल्स दूंगा और फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कॉटन वीरी को, जो कि अब लॉस एंजल्स में है और इन 3 सालों में वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंड में वो एक हीरो बन गया था। अब वो नंबर 1 टॉक शो का होस्ट है और साथ ही वो स्टेप 3 में भी एक कैमियो प्लान कर रहा है। उसके पास एक अननोन कॉल आती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो घोस्टफेस है। वो कॉटन से सिडनी का पता पूछता है। अगर कॉटन नहीं बताएगा तो घोस्टफेस उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा, जो कि अभी घर पर अकेली है। कॉटन उसे कुछ नहीं बताता। वो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन घोस्टफेस ने उनकी फोन लाइन काट दी थी। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। उधर घोस्टफेस उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के पीछे पड़ चुका था और वो उससे कॉटन की आवाज में ही बात कर रहा था। क्रिस्टीन किसी तरह उससे बच जाती है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि कॉटन उसे मारना चाहता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब कॉटन उसे बचाने पहुंचता है तो वो उसी के ऊपर अटैक कर देती है और घोस्टफेस मौके का पूरा फायदा उठाता है। पहले वो क्रिस्टीन को मारता है और उसके बाद कॉटन को। ये था इस मूवी का इंट्रो, और इंट्रो का आपको पता ही है। अब हर बार की तरह इंट्रो के बाद हम देखते हैं सिडनी को, जो कि अब 22 साल की हो चुकी है और वो शहर से बहुत दूर एकांत में रहती है, ताकि फिर से कोई साइको किलर से ढूंढ ना पाए। सिक्योरिटी का भी उसने पूरा ध्यान रखा हुआ है। अब वो एक क्राइसिस काउंसलर का काम करती है, जिसमें वो घर बैठे बैठे फोन पर ही अब्यूज वुमेन्स की हेल्प करती है। साथ ही एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया है। इसके बाद हम देखते हैं गेल को, जिससे मिलने आता है डिटेक्टिव मार्क किनकेड। किनकेड नाम भी एक रेफरेंस है। ब्राइड ऑफ चकी में पुलिस चीफ का नाम किनकेड था और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 में भी एक कैरेक्टर का नाम किनकेड था। किनकेड गेल से मिलने इसलिए आया है क्योंकि कॉटन का मर्डर हो चुका है और किलर्स की बॉडी पर एक फोटो छोड़ गया है, जो कि सिडनी की मॉम मॉरिन की है। अब फिर से शहर में सनसनी फैल चुकी थी और सुख शांति से रह रही सिडनी तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है। इस न्यूज से सिडनी को तो फर्क पड़ा ही था, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था स्टेप 3 को। और वो मूवी भी कंट्रोवर्सी में आ चुकी थी। स्टेप 3 के सेट पर जिक्र होता है कि किलर कोई रैंडी फैन होगा, जो कि स्टेप 2 में रैंडी के मारे जाने से इतना ज्यादा दुखी हुआ कि अब वो ये फिल्म बनने ही नहीं देना चाहता। यहाँ में पता चलता है कि स्क्रीम 2 की तरह स्टेप 2 में भी रैंडी मर चुका है और जैसे हम दुखी हो रहे थे वैसे ही स्टेप फैंस भी दुखी हैं। उस सेट पर पहुंचती है गेल और वहां पर उसे मिलती है एक और गेल, यानी कि वो एक्ट्रेस जो स्टेप 3 में गेल का रोल कर रही है। और आप देख सकते हो कि उसने सेम वही कपड़े पहने हैं जो गेल ने स्क्रीम में पहने हुए थे। फिल्म में इस एक्ट्रेस का नाम है जेनिफर जोली। गेल से कहते हैं कि हम सॉरी कि ब्रैड पिट के साथ तुम्हारा चक्कर नहीं चल पाया। ब्रैड पिट को तो सब जानते ही होंगे। फ्रेंच टीवी शो में कॉर्नी कॉक्स की को स्टार जेनिफर एनिस्टन थी, जो कि ब्रैड पिट की वाइफ थी। तो ये जेनिफर और ब्रैड पिट वाला पंच तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ब्रैड पिट ने शादी की एंजेलिना जोली से, यानी कि जेनिफर जोली नाम ब्रैड पिट की दोनों वाइफ का रेफरेंस हो गया। स्क्रीम 3 ने यह पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। आप सोचो ये कितना क्रेजी कोइंसिडेंस है। उस सेट पर गेल को मिलता है ड्यूई, क्योंकि वो वहां पर एक एडवाइजर की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं, जो कि स्टेप 3 में ड्यूई का रोल कर रहा है। अब तक हम दो ड्यूई और गेल को देख चुके हैं, फिर भी इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है गेल के बाल। इतना डाउनग्रेड तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अब अगर आप स्टेप 3 के सेट को ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्टली स्क्रीम की कॉपी है। ये सेम सिडनी का घर है। इसी सेट पर हम जे और साइलेंट बॉब को भी देख पाते हैं, जो कि क्लर्क्स के कैरेक्टर हैं, और उनके पीछे है इस फिल्म के डायरेक्टर वेस क्रेवन। यहाँ से हम सीधा पहुंच जाते हैं सिडनी के घर में और हम देखते हैं सिडनी के डैड नील को, जो कि उससे मिलने आए हैं। स्क्रीम 2 में आउट ऑफ कंट्री थे। अब सिडनी को फिर से नाइटमेयर्स आने लगे हैं और उनमें उसे घोस्टफेस तो दिखता ही है, साथ में उसकी मॉम भी दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप 3 की एक्टर सैरा डार्लिंग को, जो कि फिल्म के डायरेक्टर रोमन से मिलने जाती है। सैरा स्टेप 3 में कैंडी का रोल कर रही है, जो कि एक डम कैरेक्टर है और फिल्म में सेकंड डेथ उसकी होगी। सैरा इस डम कैरेक्टर के रोल से खुश नहीं है। वो कहती है कि वो 35 साल की है और फिल्म में उसे 21 साल की लड़की का रोल करना है, जबकि असल में एक्टर से 27 साल की है। फिल्म में इसके कैरेक्टर को शावर लेते हुए दिखाया जाएगा, जो कि उसके मुताबिक अब पुराना हो चुका है। वो कहती है कि ये पहले वर्टिगो में दिखाया जा चुका है।
या उसने साबित कर दिया कि सिर्फ उसका कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो खुद भी डम्ब है। शावर सीन साइको में था, वर्टिगो में नहीं, और इन दोनों मूवीज को बनाया था सर एल्फ्रेड हिचकॉक ने। अब स्टूपिडिटी के लिए घोस्टफेस उस पर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। कॉटन के मर्डर की तरह इस मर्डर साइट से भी पुलिस को एक फोटो मिलती है जो कि मॉरिन की है। यहाँ किनकेड कहता है कि किलर पुलिस के साथ खेल रहा है। यहाँ वो हैनिबल लेक्टर और 7 का नाम लेता है। रीजन ऑब्वियस है। यहाँ खास बात यह है कि सेरा का मर्डर उसके कैरेक्टर की तरह दूसरे नंबर पर हुआ। स्टेप 3 में सबसे पहले कॉटन मरने वाला था, फिर सेरा, यानी कि कोई फिल्म के हिसाब से मर्डर्स कर रहा है। और फिल्म में तीसरे नंबर पर मरती है गेल, यानी कि अब जेनिफर जोली की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस श्योर नहीं है क्योंकि स्टेप 3 के लिए 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स को लिखा गया था ताकि अगर स्क्रिप्ट लीक भी हो जाए तब भी फिल्म का नुकसान ना हो। ये बहुत स्मार्ट रेफरेंस है स्क्रीम 2 का, जिसकी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी। अब पुलिस को कोई आइडिया नहीं है कि किलर ने कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसलिए वो शूटिंग को बंद करवा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं फिल्म के डायरेक्टर रोमन को, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि उसे एक लव स्टोरी बनानी थी, लेकिन स्टूडियो ने कहा कि पहले हमें एक स्कैरी मूवी बना के दो। यहाँ वेस क्रेवन अपनी बात कर रहे हैं। उन्हें म्यूजिक ऑफ द हार्ट बनानी थी, लेकिन स्टूडियो ने कहा कि पहले उन्हें स्क्रीम 3 बनानी होगी। उधर सिडनी सबसे दूर अपने घर में आराम से बैठी थी, तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो कॉल घोस्टफेस की थी। सिडनी कॉल काट देती है, लेकिन अब वो जानते हैं कि वो भी सेफ नहीं है। उधर स्टेप 3 की बची हुई कास्ट जेनिफर जोली के घर पर थी। हर कोई प्रे कर रहा था कि अगला नंबर उसका ना हो। वहां पर गेल और डुई भी थे, साथ में जेनिफर का बॉडीगार्ड भी था। मर्डर सीन पर मिली मॉरिन की फोटो से डुई को एक क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि फोटो में मॉरिन सनराइज स्टूडियो के बाहर खड़ी है, वही स्टूडियो जहां पर स्टेप 3 की शूटिंग चल रही थी। यानी कि अपनी यंग एज में मॉरिन भी लॉस एंजल्स में आई थी। किलर उन्हें कुछ तो बताना चाहता है। मीनवाइल जेनिफर का बॉडीगार्ड घर को सिक्योर कर रहा था, तभी घोस्टफेस उसे मार देता है। इसके बाद वो जेनिफर के घर को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में मारा जाता है टॉम, जो कि घर के अंदर था। बाकी सब बाहर आ चुके थे, लेकिन बाहर भी वो सेफ नहीं थे। घोस्टफेस गेल पर हमला करता है, लेकिन डुई उसे शूट कर देता है। गोली लगने के बावजूद भी वो वहां से गायब हो चुका था। यहाँ गेल डुई को थैंक्स बोल रही थी, तभी जेनिफर डुई को पंच कर देती है और बदले में गेल उसे पंच कर देती है। ये पहली बार है कि गेल खुद मार खाने के बजाय किसी और को मार रही है। ये बात अलग है कि एक तरह से अभी भी गेल ही पिट रही है। खैर घोस्टफेस तो गायब हो चुका था, लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी वो मॉरिन की फोटो छोड़कर गया था, जिसके पीछे लिखा था आई किल्ड हर। अब हम सब जानते हैं कि मॉरिन को बिली और स्टू ने मारा था और उन दोनों को सिडनी ने मार दिया था। फिर इस मैसेज का क्या मतलब हुआ? अब क्लियरली ये सब सिडनी से कनेक्टेड है और उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए डुई सिडनी के पास फोन करता है, लेकिन फोन उठाने के बजाय सिडनी खुद ही डुई के पास पहुंच जाती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर एक बार फिर से मिलते हैं। सिडनी अपनी मॉम की पिक्चर्स देखती है और सीधा उसी लोकेशन पर जाती है जहां वो पिक्चर्स ली गई थी, यानी कि सनराइज स्टूडियो। वहां पर उन्हें मिलती है रैंडी की बहन मार्था और वो उन्हें एक टेप देती है जो कि रैंडी ने पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, इनकेस वो सीक्वल में मारा जाए। अब रैंडी तो बेचारा रहा नहीं, लेकिन अपने दोस्तों की मदद तो उसे करनी है। यहाँ वो उन्हें ट्रायलॉजी के रूल्स बताता है, जो कि ये है कि किलर हमेशा सुपरनैचुरल होगा। स्टैब और शूट करने से वो नहीं मरने वाला, और बाकी कैरेक्टर्स की तरह इस बार मेन कैरेक्टर भी मर सकता है। उसके कहने का मतलब है कि सिडनी भी अब खास नहीं रही, वो भी मर सकती है क्योंकि ये फाइनल चैप्टर है। और तीसरा रूल ये है कि पास्ट उसे डराने आएगा। जो कुछ भी हो रहा है उसका पास्ट से जरूर कुछ कनेक्शन होगा। तो ये थी रैंडी की गोल्डन एडवाइस। गेल उसके एडवाइस को सीरियस लेती है और चल देती है कनेक्शन ढूंढने। वो स्टूडियो के हाउस ऑफ ऑपरेशन में जाती है और उसके साथ नकली गेल भी थी। वहां पर उन्हें पता चलता है कि अपनी जवानी के टाइम पर मॉरिन ने कई सारी लो बजट हॉरर मूवीज में काम किया था और उसने अपना स्टेज नेम रखा था रीना रेनॉल्ड्स। तभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही क्योंकि पुलिस मॉरिन के बारे में पता लगा रही है, रीना रेनॉल्ड्स के नहीं। और यहाँ सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मॉरिन ने जितनी भी फिल्म में काम किया था वो सब बनाई थी जॉन मिल्टन ने, जो कि स्टेप 3 का प्रोड्यूसर है। उधर सिडनी वॉशरूम में थी और ये वॉशरूम जाना पहचाना लग रहा है। इसे हम पहले स्क्रीन में देख चुके हैं। ये बिल्कुल उसी वॉशरूम की कॉपी है जिसमें सिडनी के ऊपर हमला हुआ था। यह हमला तो नहीं होता, लेकिन सिडनी को मिलती है एंजेलिना, जो कि स्टेप 3 में सिडनी का रोल कर रही है। वो सिडनी को देखकर बहुत खुश थी। सिडनी वहां से निकलती है और पहुंच जाती है सेट पर। अब वो सेट उसके घर की कॉपी था, इसलिए उसे देखकर सिडनी को बहुत कुछ याद आ रहा था और वो सब मोस्टली बुरी यादें थी। अब यादें तो उसे आती हैं, लेकिन यादों के साथ ही वहां घोस्टफेस भी आ जाता है। और जैसा कि स्क्रीन में हुआ था वही सेम यहाँ भी होता है। घोस्टफेस उसके ऊपर अटैक करता है और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। एग्जैक्टली सेम। घोस्टफेस से तो वो किस तरह बच जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर सभी सोच रहे थे कि शायद ये सब उसका वहम है। किनकेड सिडनी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है क्योंकि इस वक्त वही सबसे सेफ जगह थी। बाकी सब पहुंचते हैं जॉन मिल्टन के पास उससे सच जानने के लिए।
वो बताता है कि सिडनी की मॉम एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और जॉन की एक पार्टी में वो कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी, यानी कि उसे अब्यूज किया गया था। ये सब जानने के बाद वो तीनों वहां से चल देते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें सिडनी की कॉल आती है और वो कहते हैं कि वो जॉन मिल्टन के घर पर जा रही है क्योंकि जॉन ने उसे वहां बुलाया है कुछ बताने के लिए। ये सुनते ही वो तीनों भी जॉन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सिडनी नहीं थी। वहां पर रोमन की बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें स्टैफ 3 की बची हुई कास्ट यानी कि एंजेलिना और टाइसन थे। जॉन का घर बहुत बड़ा था, इसलिए वो सब अलग अलग होकर वहां का टूर करने लगते हैं। गेल और ड्यू सिडनी का वेट कर रहे थे और इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि उन्हें वहां घोस्टफेस ने बुलाया है। यहाँ बाकी सबको ढूंढने के लिए वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। गेल पहुंचती है बेसमेंट में जहां उसे जेनिफर जिंदा मिलती है और रोमन डेड। उसका तो बर्थडे मन गया। उसके साथ साथ एंजेलिना भी मारी जा चुकी थी। इसके बाद घोस्टफेस टाइसन पर हमला करता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है। घोस्टफेस से बचते हुए जेनिफर एक सीक्रेट पैसेज में पहुंच जाती है जहां से वो तो सबको देख पा रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर घोस्टफेस उसे भी मार देता है। अब बचे थे गेल और डुई। किलर उन दोनों को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारता क्योंकि वो दोनों उसके काम आने वाले थे। घोस्टफेस सिडनी के पास कॉल करता है और उसे एक मौका देता है गेल और डुई को बचाने का। वो उसे अकेले जॉन के घर पर बुलाता है। सिडनी एक गन उठाती है और पहुंच जाती है जॉन के घर, लेकिन घर में एंटर होने से पहले ही घोस्टफेस उसकी गन बाहर ही रखवा देता है। घर में जाते ही सिडनी को वो दोनों मिल जाते हैं और उन दोनों के साथ घोस्टफेस भी, लेकिन सिडनी भी तैयार थी। वो एक और गन छुपा कर लाई थी। वो घोस्टफेस को शूट कर देती है। इसके बावजूद भी घोस्टफेस वहां से गायब हो जाता है। रैंडी की बात याद है ना? घोस्टफेस के गायब होते ही वहां पर पहुंच जाता है किनकेड और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा शक उसी के ऊपर जा रहा है, लेकिन वो घोस्टफेस नहीं है क्योंकि घोस्टफेस उसके ऊपर भी हमला कर देता है। उससे निपटने के बाद वो सिडनी के पीछे भागता है। एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू सिडनी पहुंच जाती है स्क्रीनिंग रूम में, लेकिन उससे भी पहले वहां घोस्टफेस पहुंच चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं है, उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। यहाँ वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो रोमन है। जी हाँ, स्टेप 3 का डायरेक्टर। लेकिन वो सिडनी के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो सिडनी का भाई है। आपको याद होगा कि सिडनी की मॉम को जॉन मिल्टन ने यूज किया था। रोमन उसी का नतीजा है। वो रीना रेनॉल्ड्स और जॉन मिल्टन का बेटा है, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं अपनाया। जॉन ने उसे डिनाई कर दिया और रीना ने न्यू लाइफ शुरू कर दी सिडनी के डैड से शादी करके। पूरी लाइफ रोमन अपनी माँ का पता लगाता रहा और जब उसे वो मिल गई तो उसे पता चला कि उसने तो एक नई फैमिली बना ली है। उसकी मॉम ने उसे रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि वो सिर्फ सिडनी की मॉम है। तब रोमन को बहुत गुस्सा आया। उसने मॉरिन की जासूसी की और सिडनी के बॉयफ्रेंड बिली को बता दिया कि मॉरिन का अफेयर उसके डैड के साथ चल रहा है। ये जानने के बाद ही बिली ने स्टू के साथ मिलकर मॉरिन को मार दिया। यानी कि असल में सिडनी की मॉम को उसके हाफ ब्रदर रोमन ने मरवाया था और इस सबसे वो बहुत खुश भी था। लेकिन जब सिडनी को इतना ज्यादा फेम मिलने लगा तब उसका दिमाग फिर से हिल गया और वो सिडनी को मारेगा भी और सारे मर्डर्स का ब्लेम उसके ऊपर लगा देगा ताकि उसकी अच्छी भली इमेज खराब हो जाए। यहाँ वो जॉन मिल्टन को मार देता है और फ्रेम कर देता है सिडनी को। इसके बाद वो सिडनी को भी शूट कर देता है। जैसा कि रैंडी ने कहा था, थर्ड पार्ट में मेन कैरेक्टर भी मर सकता है। इस कहानी का हीरो रोमन बनना चाह रहा है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ किलर को सिंपैथी के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो अकेला नहीं है जिसके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट है। सिडनी उसे 3 बार स्टैब करती है उसका स्टैब 3 वाला सपना पूरा करने के लिए। गेल और डुई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आता है हॉरर मूवी का वो रूल जिसमें किलर एक आखिरी बार उठता है सिर्फ मरने के लिए। रोमन भी उठता है, लेकिन इस बार सिडनी तैयार नहीं थी, बल्कि डुई तैयार था। वो रोमन को हेडशॉट देता है और उसकी फिल्म यहीं एंड कर देता है। और बचे हैं सिडनी, डुई, गेल और किनकेड भी। टाइम बीत जाता है और वो सब फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। डुई गेल को प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। वो सब सिडनी के घर में एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं और हम देखते हैं कि अब सिडनी अपने घर के दरवाजे को लॉक नहीं कर रही, यानी कि अब वो इस सबसे उभर चुकी है। उसे पूरा यकीन है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई किलर नहीं आने वाला। इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ ये फ्रेंचाइज एक परफेक्ट ट्रायलॉजी के साथ एंड हो गई थी, लेकिन 11 साल बाद स्क्रीम 4 आ गई और अब 2022 में स्क्रीम 5 भी आएगी, यानी कि स्लैशर कभी खत्म नहीं होती। तो आपने देखा कि ये मूवी पिछले पार्ट्स की तरह एक्सीलेंट नहीं थी, ये स्लैशर कम और थ्रिलर ज्यादा थी। खैर राइटर चेंज होने से इतना फर्क तो पड़ता ही है, फिर भी मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस और ढेर सारे जोक्स भी थे, बल्कि जोक्स कुछ ज्यादा ही थे। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि इस फिल्म में हमें सिडनी बहुत कम दिखाई दी। ये फिल्म साइड कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस थी जो कि एंड में मर ही गए, इसलिए ज्यादातर लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। अब पता नहीं आप में से कितने लोग गैस कर पाए होंगे कि रोमन घोस्टफेस है। ये गैस कर पाना मुश्किल भी था और आसान भी, क्योंकि हमें कुछ हिंट्स भी दिए गए थे।
रोमन की डेथ हमें नहीं दिखाई गई, हमें सीधा डेड बॉडी दिखाई गई। और जैसा कि रैंडी ने कहा था कि हर एक ट्रायलॉजी में किलर को सुपरनैचुरल बना दिया जाता है, इसमें भी हमें यही यकीन दिलाया जा रहा था, जबकि ऐसा था भी नहीं। तो आई होप यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 40 मिलियन, जो कि ह्यूज है, और इसने बिजनेस किया था 162 मिलियन का। इस फिल्म ने ओपनिंग वीक में नंबर ऑफ स्क्रीन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2001 में इसका रिकॉर्ड तोड़ा हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन ने। 2012 तक ये थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग स्लैशर फिल्म थी। पहले नंबर पर थी स्क्रीम और दूसरे पर स्क्रीम 2। इस फिल्म के एंड में सिडनी ने सेम वही कपड़े पहने हैं जो उसने स्क्रीम 2 के एंड में पहने थे। वेस क्रेवन ने इस फिल्म की 3 अलग अलग एंडिंग शूट की थी और कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन सी एंडिंग यूज करेंगे। डिटेक्टिव किनकेड यानी कि पैट्रिक डेम्सी को शूटिंग से एक दिन पहले ही हायर किया गया था। अपने डायलॉग्स याद करने के लिए उनके पास सिर्फ एक रात थी। नेव कैम्पबेल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सिर्फ 20 दिनों के लिए सेट पर रह सकती थी, क्योंकि तब वो 2 और प्रोजेक्ट्स की शूटिंग कर रही थी। इसी वजह से फिल्म में उनके बहुत ही कम सीन्स हैं और इस फिल्म में उन्होंने विग पहनी है, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में उनके बाल अलग थे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 1 महीना पहले ही डेविड आर्केट और कॉर्टनी कॉक्स ने शादी की थी। इसे शूट करने के लिए उन्हें अपने हनीमून को भी कट करना पड़ा। इस फिल्म में उनकी स्किन थोड़ी टैन दिखती है, क्योंकि वो सीधा बहामास से हनीमून मना कर आए थे। इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं की गई ताकि इसे लीक होने से बचाया जा सके। जॉन मिल्टन का घर वही घर है जिसे हैलोवीन H2O में स्कूल की तरह यूज किया गया था। ये रोमन यानी कि स्कॉट फोली की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में मॉरिन की जो यंग फोटोज आपने देखी वो असल में लिन मैकरी यानी कि मॉरिन की रियल फोटोज हैं, उनके मॉडलिंग डेज की। स्टेप 3 की कास्ट फिल्म की शूटिंग और स्क्रिप्ट को लेकर कंप्लेन कर रही थी। असल में इस फिल्म की कास्ट भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रही थी, क्योंकि फिल्म की 3 अलग अलग एंडिंग शूट की जा रही थी। जेमी ली कर्टिस को भी एक रोल ऑफर किया गया था और जॉन मिल्टन के रोल के लिए वेस क्रेवन को कंसीडर किया गया था। पिछले 2 पार्ट्स के मुकाबले इस फिल्म में बहुत ही कम फेक ब्लड यूज किया गया। इसमें सिर्फ 37 लीटर्स था, स्क्रीम में 190 और स्क्रीम 2 में 113 लीटर्स। 1999 में हुए कोलंबाइन मैसेकर की वजह से प्रोड्यूसर्स को फिल्म में से बहुत सारी वायलेंस कम करनी पड़ी, इसलिए फिल्म में कॉमेडी ज्यादा है। प्रोड्यूसर चाहते थे कि एक ब्लडलेस फिल्म बनाई जाए, इसलिए ज्यादातर फैंस को यह फिल्म पसंद नहीं आई, यहाँ तक कि क्रिटिक्स भी इससे खुश नहीं थे। यह फिल्म तभी अनाउंस हो गई थी जब केविन विलियम्सन स्क्रीम 2 लिख रहे थे। वेस क्रेवन ने बताया था कि हॉरर मूवीज को इतना ज्यादा सेंसर किया जा रहा था कि उन्होंने हॉरर जॉनर छोड़ने के बारे में सोच लिया था। इस फिल्म को 12 हफ्तों के अंदर शूट कर लिया गया। पहले मूवी 10 दिसंबर 1999 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में से 4 फेब 2000 कर दिया गया। इस फिल्म के लिए एक अल्टरनेट ओपनिंग भी लिखी गई थी, जिसमें सिडनी अपनी किसी फ्रेंड के साथ घर में होती और घोस्टफेस उन पर अटैक करता। सिडनी उसे शूट करके मार देती। मास्क हटाने पर उसे पता चलता कि वो एक फैन था जो कि सिडनी के साथ प्रैंक कर रहा था। इस ओपनिंग को शूट ही नहीं किया गया, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो जाता। जेनिफर के बॉडीगार्ड के रोल के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को कंसीडर किया गया था। पॉल वॉकर को टॉम के रोल के लिए कंसीडर किया गया था और बेन एफ्लेक को भी एक रोल के लिए कंसीडर किया गया था। इस फिल्म में एक जेनिफर जोली है और एक एंजेलिना। ये नाम एंजेलिना जोली के रेफरेंस हैं। इस फिल्म का प्लॉट कुछ रॉबर्ट ब्लॉच की नॉवल साइको 2 जैसा है। ये इस फ्रेंचाइज की सेकंड लॉन्गेस्ट फिल्म है, लॉन्गेस्ट है स्क्रीम 2। इस फिल्म के कई साल बाद ग्रेस एनाटॉमी में नेव कैम्पबेल और पैट्रिक डेम्सी ने भाई बहन का रोल किया था। फिल्म के एक सीन में नेव कैम्पबेल ने गलती से स्कॉट फेली को सच में स्टैब कर दिया था। उस सीन में उनकी चीख एकदम असली है। ओरिजिनली इस फिल्म में रैंडी जिंदा होता। हमें दिखाया जाता कि स्क्रीम 2 में वो किसी तरह बच गया था, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं होती, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। अब तक रैंडी हमें तीनों पार्ट्स में दिखा है, लेकिन वो एक भी फिल्म के पोस्टर में नहीं दिखा। पहले फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि असल में किलर टाइप के फैंस होते जो कि रियल लाइफ में सिडनी को मारते। ये एक लॉ स्क्रीम मूवी है जिसमें सिडनी ना तो किलर को जानती थी और ना ही उससे कभी मिली थी। इस फिल्म में पहले स्टू भी वापस आने वाला था। असल में किलर वही होता, लेकिन ये आइडिया भी अच्छा नहीं था। इस फिल्म में एक लाइन है कि शायद किलर को स्टैब फैन होगा जो कि स्टैब 2 में रैंडी के मरने से गुस्सा होगा। इस लाइन का एक मतलब है, स्क्रीम 2 में रैंडी के मरने के बाद डायरेक्टर वेस क्रेवन को बहुत सारे हेट मैसेज आने लगे, इसलिए इस फिल्म में रैंडी का एक सीन डाला गया। रोमन पहला घोस्टफेस है जो कॉस्ट्यूम में मरा है। कॉटन की डेथ के भी 3 वर्जन शूट किए गए थे और एक कॉटन का रोल करने वाले एक्टर का ही आइडिया था कि ओपनिंग में उसे मार दिया जाए, और एक लॉत स्क्रीम फिल्म है जिसकी ओपनिंग में हमें कोई रिटर्निंग कैरेक्टर दिखाया गया। ओरिजिनली एंड में किनकेड भी मरने वाला था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सरप्राइज कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।